नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर ज़िंदगी में मुश्किलें आती है तो उनसे घबराइए नहीं, क्योंकि ये मुश्किलें ही आपको अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी के बारे में, और राजस्थान पॉलिटी के बारे में हमने दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और आज हम उसी टॉपिक को, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग की एक क्लास मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दी थी, जिसमें धाराओं को हमने पढ़ा था, और आज इसका सेकंड वीडियो है जिसके अंदर अपन बात करेंगे किसके बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो भी आज तक अध्यक्ष रह चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे, और मानवाधिकार आयोग के क्या क्या कार्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक है नहीं। तो जो भी बचा है उस कंसेप्ट के बारे में आज अपने डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि मानवाधिकार आयोग जो है, ये आयोग क्या क्या कार्य करता है। आप सभी ने पहले भी देखा होगा, पर आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट आपके सामने रखूंगा जो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या कार्य। सबसे पहली बात है कि मानवाधिकार आयोग जो है मानव के अधिकारों की बात करता है। अगर वहां कहीं पर भी उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार आयोग जो है वो स्वतः संज्ञान ले सकता है। यानी कि अगर उसको लगे कि इस व्यक्ति के मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो खुद चल करके स्वतः ही उस चीज की जांच कर सकता है। यानी कि स्वतः संज्ञान लेने की पावर इसमें है। तो पहला याद रखें इसके कार्य को, कि स्वतः संज्ञान ले सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है। तो ये बात हो गई इसकी पहली बात, ठीक है। तो ये किसी भी मामले के अंदर क्या कर सकता है, खुद से ही संज्ञान ले सकता है कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इसकी जांच करनी जरूरी है। तो ये आयोग ऐसा कर सकता है। दूसरी बात है, ये आयोग जो है वो उल्लंघन की, किसके उल्लंघन की, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। मानवाधिकार या मानव के अधिकार, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, उल्लंघन की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी मानव के अधिकारों के उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर वो क्या करेगा, जांच करेगा। याद रखिए, मानवाधिकार आयोग जो है ये एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, तो याद रखिए ये क्या है, एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। सलाहकारी निकाय, यानी कि एक सलाहकारी बॉडी के रूप में क्या करेगा, के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, सलाहकारी बॉडी का मतलब क्या है कि अगर कहीं भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो उसकी क्या करेगा, जांच करेगा, और जांच करने के बाद में क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, और उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को क्या देगा, सलाह देगा कि इस तरीके से मानव के अधिकारों का क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो राज्य सरकार को एक सलाह देगा, परामर्श देगा, पर जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार इस आयोग की या इस आयोग के अंदर जो सदस्य अध्यक्ष है उनकी सलाह को माने। तो राज्य सरकार इनकी जो परामर्श जो है, सलाह जो है वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है, परंतु एक चीज ध्यान रखें, राज्य सरकार बाध्य नहीं होगी। राज्य सरकार क्या नहीं होगी, बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, ठीक है। इसकी सलाह मानने के लिए राज्य सरकार क्या नहीं है, बाध्य नहीं है किसी भी हालत में। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बात अलग है कि राज्य सरकार इनकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ विचार विमर्श कर सकती है, सोच सकती है, पर एक बात ये भी ध्यान रखिए कि राज्य सरकार को जब ये रिपोर्ट सौंप देते हैं कि ऐसे ऐसे करके कुछ है और इसके ऊपर सलाह लेनी है, तो रिपोर्ट तो ये राज्यपाल को सौंपेंगे, परंतु अगर राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार क्या करेगी, 1 महीने के अंदर जो भी राज्य सरकार ने कार्य किया इनकी रिपोर्ट पर, वो 1 माह के अंदर बताएगी, जरूर इनको सूचना जरूर देगी, बस फॉर्मेलिटी के तौर पर, ठीक है। कितने माह में, 1 माह में उस पर क्या कार्रवाई की राज्य सरकार ने, वो क्या कहिए, वो इनको अवगत करवाएगी। क्लियर है ये बात, तो ध्यान रखिए, कितने माह में, 1 माह में। याद रखिए, राज्य सरकार कितने माह में, 1 माह में, 1 माह जो है उसके अंदर वापस अवगत करवाएगी कि आपकी रिपोर्ट के आधार पर हमने ये डिसीजन लिया या फिर ये विचार विमर्श किया, खाली बस फॉर्मेलिटी के तौर पर, बाकी कोई इंप्लीमेंट करना इनको राज्य सरकार को जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान रखें। 4 नंबर है कि ये जो है निकाय जो है, ये संविधान के अंदर जो राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं, जिसके अंदर राज्य का थोड़ा बहुत भी अंशदान होता है, राज्य की पार्टनरशिप होती है, भागीदारी होती है, ऐसे विषयों से संबंधित अगर मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह जांच कर सकता है। तो याद रखें, राज्य सूची
और कौन सी सूची? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषय जो है उनकी जांच कर सकता है। समवर्ती सूची के विषय जो होंगे, यानी कि उन विषयों से संबंधित कोई भी उल्लंघन हो रहा है तो उसकी क्या कर सकेगा? ये आयोग जांच कर सकेगा। ये एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय है, उन विषयों से संबंधित अगर किसी भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये संज्ञान ले सकता है और उसकी जांच कर सकता है। क्लियर? चलिए 5 नंबर की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? जिला स्तर पर ये वो बात अगर याद नहीं रखें तो वो छोड़ सकते हो आप, ज्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर याद रखिए ये जो भी जेल है, कारागृह है, जिसको बंदी गृह अपन बोलते हैं, वहां पर जो कैदी हैं उनके साथ जेलर जो है या फिर अन्य जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, वहां पर रहन सहन उनका क्या है, उनको खाना अच्छी तरीके से मिल रहा है क्या, यानी कि उनके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है क्या, इस प्रकार से वो उनका कारागृहों या बंदी गृहों का क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं, उनका सर्वेक्षण कर सकते हैं एक तरीके से, ये मान के चलें। तो याद रखें कारागृह जिनको अपन बंदी गृह बोल सकते हैं, बंदी गृह, या फिर जैसे अपन बोल सकते हैं जेल, ठीक है। तो इन जेलों का क्या कर सकते हैं? जेलों का निरीक्षण कर सकेंगे। निरीक्षण यानी कि उनके समय समय पर जाकर के उनकी जांच पड़ताल कर सकेंगे कि उनके साथ किसी प्रकार का मानव के अधिकारों से संबंधित किसी प्रकार का अन्याय तो नहीं हो रहा है क्या। तो ये इनके काम है। तो ये मुख्य काम जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। स्वतः संज्ञान ले सकता है, मानव के अधिकार की अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। और सलाहकारी निकाय के रूप में काम करेंगे, राज्य सरकार को सलाह और परामर्श दे सकते हैं, पर राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर इन्होंने कोई भी रिपोर्ट राज्यपाल के थ्रू राज्य सरकार को सौंपी है तो राज्य सरकार 1 माह के अंदर जो भी कार्रवाई राज्य सरकार ने की वो इनको इस आयोग को अवगत जरूर करवाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय में अगर अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनकी जांच करेंगे। कारागृह, बंदीगृह, जेल और ये जो है उनका ये समय समय पर जैसे इनको समय मिलता है उस हिसाब से निरीक्षण कर सकते हैं, ये याद रखिए। ये था कार्य। अगर कार्य की बात करें तो शक्तियां क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा शक्तियों से मतलब है शक्तियां इनको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, याद रखिएगा। सिविल कोर्ट की, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, इनको सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। ये किसी भी साक्ष्य को, यानी कि कोई भी एविडेंस वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं? समय समय पर बुला सकते हैं, ठीक है। उससे जो एविडेंस है वो ले सकते हैं, उनको लिखित में इनका परीक्षा ले सकते हैं। इस तरीके के जो आदेश जो है या फिर इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो मानवाधिकार आयोग कर सकता है। क्लियर है? अब इनके क्षेत्राधिकार से बाहर क्या है? इनके क्षेत्र से बाहर यानी कि ये किसकी जांच नहीं कर सकेंगे, वो इनकी क्षेत्राधिकार से बाहर आ जाता है। तो याद रखिए सेना से संबंधित मामले जो है या श्रम से संबंधित मामले हैं, ठीक है, उद्योगों से संबंधित मामले, अगर कोई भी विवाद खड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जांच नहीं कर सकेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखिएगा। पहला मैं बता देता हूं, अगर कोई भी कार्यवाही, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात है, अगर कोई भी कार्यवाही जो है, किसी भी कार्यवाही में कोई भी कार्यवाही अन्य आयोग के अधीन है, अन्य आयोग के अधीन है, यानी कि कोई भी ऐसी जांच है जो कोई दूसरा आयोग कर रहा है तो उस आयोग में ये जांच नहीं कर सकेगा, उस आयोग के ऊपर जाकर के ये काम नहीं कर सकेगा, याद रखिए। अगर मान लो कोई भी मामला ऐसा है जो जिस मामले में जांच है या मानव के अधिकार या फिर कोई भी और तरीके का कोई मामला है, ठीक है, तो है वो मानव के अधिकार से संबंधित मामला हो, परंतु उससे सरकार द्वारा कोई भी मान्य एजेंसी, कोई उस आयोग, उस पर कोई भी आयोग, दूसरा आयोग अगर कार्य कर रहा है तो ये उस आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो आयोग अगर कार्य कर रहा है तो ये मानवाधिकार आयोग उस पर कार्य नहीं कर सकता या उसकी जांच नहीं कर पाएगा। अगर दूसरा कोई आयोग कार्य कर रहा है तो उसमें ये जांच नहीं कर पाएगा, ये बात की गई है, ठीक है, इसके क्षेत्र से बाहर है। दूसरी बात है कि 1 वर्ष से ज्यादा के अगर मामले हैं, कितने? 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक, अगर 1 वर्ष से अधिक का कोई मामला है, अधिक के मामले, उसकी जांच नहीं कर सकेगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मामले की जांच नहीं कर सकेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसकी जांच
नहीं कर सकेगा। अगर कोई भी ऐसा मामला है जिसकी सूचना इनको कैसे भी मिले, इनको कोई व्यक्ति सूचना उपलब्ध कराए, टेक्स्ट के थ्रू, फोन के थ्रू, फैक्स के थ्रू, किसी भी प्रकार से अगर सूचना उपलब्ध करवाता है, 1 साल से ज़्यादा का अगर वो मामला हो चुका है, दहेज से संबंधित मामला है, या दहेज के दौरान किसी भी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई मामला है जो मानव के अधिकारों का उल्लंघन करता है, अगर उससे संबंधित 1 साल के बाद में अगर इनको सूचना मिलती है तो वो उसमें दखलंदाजी नहीं देंगे। ये बोलेंगे फिर ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है, हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, फिर आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मामलों में ये जांच नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें एक फैक्ट और लिख सकते हो, मेरे याद आ गया, तो याद रखिए यहां पर ये आयोग जो है वो दंड नहीं दे सकता है, दंड या सजा नहीं दे सकता, सजा नहीं देगा ये, दंड और क्या नहीं देगा, सजा, क्योंकि ये क्षेत्राधिकार से बाहर ही है। ये चीज भी आप इसके अंदर काउंट कर सकते हो कि ये ना तो दंड देगा और ना ही किसी व्यक्ति को सजा का प्रावधान। सजा दंड एक ही चीज है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, सजा और दंड यानी कि दोनों शब्द अगर आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। ना तो ये किसी भी व्यक्ति को ऐसे कह सकता कि आपको 6 साल की कैद हो सकती है, या फिर ऐसे नहीं कह सकता कि आपको 3000 रुपए का जुर्माना लगता है, तो ऐसा इस आयोग के अंदर नहीं है। ये आयोग कोई भी सजा या कोई भी दंड किसी व्यक्ति को नहीं दे सकता है, ये इसके क्षेत्राधिकार से पूर्णतः बाहर है। ये बात क्लियर, ध्यान रखें। क्लियर हो गई बात सभी को? एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। कार्य क्या है? स्वतः संज्ञान ले सकता है, अगर इनको पता चले तो खुद चल करके उस मैटर में दखलंदाजी दे सकता है, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है, सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है, राज्य सरकार को परामर्श दे सकता है, सलाह दे सकता है, पर राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। पर इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार 1 माह में इनको अवगत जरूर करवा देगी, हमने ये कार्य किया। अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, पर अवगत करवा देंगे। राज्य सूचियों, समवर्ती सूची से संबंधित विषय जो है उन पर ये आयोग जांच कर सकता है। कारागृह, बंदी गृह, जेल जैसे जो है ऐसे बॉडी जो है उनके अंदर भी ये क्या कर सकता है, निरीक्षण उनकी कर सकता है समय समय पर जाकर के। शक्तियां सिविल न्यायालय की, कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है इनको। क्षेत्र से बाहर क्या है, कार्रवाई, अगर किसी भी मामले के अंदर कार्रवाई अगर दूसरा आयोग कर रहा है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित या फिर विधि मान्य कोई भी आयोग दूसरा कर रहा है, तो उस आयोग के बीच में दखलंदाजी नहीं देंगे, यानी कि वो मामले में ये जांच नहीं कर पाएंगे। 1 वर्ष से ज्यादा का कोई मामला है इनके पास आता है तो 1 वर्ष से ज्यादा के मामले पर भी ये जांच नहीं कर पाएंगे। दंड और सजा देने का प्रावधान भी इस आयोग के पास टोटली बैन है, नहीं होगा। क्लियर है? तो नॉर्मल सी बेसिक सी बातें हैं, आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। चलिए अब अगर बात करें हम इनकी शिकायतों की बात करें, तो ये शिकायत कैसे कर सकते हैं? अभी आप ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शिकायत वगैरह जो है ये वाली चीज़ें आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, पर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि टोटली हमें पता तो होना चाहिए। शिकायत कैसे कर सकते हैं? शिकायत करने के लिए या तो आप फोन कॉल के द्वारा कर सकते हो, या फिर ईमेल के द्वारा कर सकते हो, या फैक्स के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको उचित लगे वैसे ही आप उनको शिकायत या मौखिक रूप से आप शिकायत उपलब्ध करवा सकते हो। कैसे भी, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे इनको शिकायत करवाई जा सकती है। या तो पर्टिकुलर आप करवा सकते हो, जैसे आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, उल्लंघन हुआ है मानव के अधिकारों का, तो आप करवा सकते हो, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके बारे में अवगत करवा सकते हैं, ये उनकी जांच कर लेंगे। क्लियर है? अब दूसरी बात ये रही कि आप अगर लिख करके अगर शिकायत इनको देते हो तो क्या कौन सी भाषा का यूज किया जाना चाहिए? तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस आयोग में। आप हिंदी में यूज कर सकते हो, आप इंग्लिश में इस आयोग को सूचना दे सकते हो या अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। परंतु हो सकता है कि जो अपन संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची जो है, जिन भाषाओं का 8वीं अनुसूची में क्या है विवरण है, या फिर जिन भाषाओं का 8वीं सूची में नाम लिखित है, उल्लेखित है, उन भाषाओं के आधार पर आप किसी भी भाषा में इनको सूचना अवगत करवा सकते हो। ये बात इस आयोग के लिए मान्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये ज्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए अब बात करें अपन अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि आज तक कितने अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए टोटली अगर बात करें अध्यक्ष की बात करूं मैं, तो ध्यान से सुनिएगा, अध्यक्ष जो है वो आज तक कितने रह चुके हैं, तो इसको अपन एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे। मैं भी आपको बता देता हूं ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कांता ने शायद ध्यान से सुनिएगा, नाग और टांटिया गोपाल को, किसको? गोपाल को गंगा जी में दिया,
दिया, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ मैं दिया, क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, ये साइलेंट बोर्ड का है। चलिए अब ये ध्यान सुनिए, ये ट्रिक अपनी कांता ने शायद नाग और क्या टांटिया, यानी कि नाग भी विषैला होता है, टांटिया भी एक तरीके से उसके अंदर भी विष होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि कांता ने शायद हो सकता है कि नाग और टांटिया दोनों ही गोपाल को गंगा जी जाते समय उसको दे दिया कि भाई साहब इनसे छुटकारा मिले हमें, और ये जहरीले हैं और इनको गंगा जी में जाते जाते डुबकी लगवाना, ठीक है। तो टांटिया और क्या नाग जो है वो गोपाल को दिया किसने? कांता ने। ये ध्यान रखिएगा। अब इसे अपन याद रख लेंगे। कांता से मतलब है कि कांता भटनागर, कांता भटनागर, याद रखिएगा। कांता क्या है? भटनागर है। ये पहला, यानी कि इस आयोग की पहली अध्यक्षा जो रही है वो कांता जी भटनागर रही है, ठीक है। न्यायमूर्ति कांता भटनागर जो मद्रास हाई कोर्ट की क्या रह चुके हैं? चीफ जस्टिस रह चुके। याद रखिएगा इनके एकमात्र महिला अध्यक्ष, एकमात्र महिला अध्यक्ष, या राजस्थान मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष यही रही है, एकमात्र महिला अध्यक्ष, या इनको बोल सकते हैं न्यूनतम कार्यकाल है इनका। कैसा है? न्यूनतम कार्यकाल। न्यूनतम कार्यकाल का मतलब है ये जब इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया उसके बाद में सबसे कम अवधि तक जो अध्यक्ष रही है वो यही रही है। पहली महिला अध्यक्ष है, याद रखें। पहली भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी यही है, एकमात्र महिला अध्यक्ष भी यही है, और न्यूनतम कार्यकाल इनका रहा है। अगर आपसे और ज्यादा डीपली पूछे तो याद रखिएगा ये मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रही है। चीफ जस्टिस का मतलब मुख्य न्यायाधीश रही है, ध्यान रख लेंगे। तो इतनी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे कांता भटनागर जी के बारे में तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है प्रथम वो कौन है? कांता भटनागर है, याद रखिएगा। और अगर बात करें एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन रही है तो भी कांता भटनागर बताएंगे अपन। न्यूनतम कार्यकाल इनका रहा है तो भी कांता भटनागर बताएंगे। ये कुछ 3 फैक्ट है इनके बारे में, याद रखिएगा। मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस भी ये रही है। क्लियर है बात सभी को? चलिए कांता से याद रह गया, कांता भटनागर जी। ने को यहां पर साइलेंट कीजिएगा। और शायद का मतलब है सर सैयद सगीर अहमद, सैयद सगीर अहमद जी, सैयद सगीर अहमद, सगीर अहमद, सैयद सगीर अहमद, ये क्या रहे हैं? ये सेकंड अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर है बात है? तो ये देखिए सैयद सगीर अहमद, ये याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। न्यायाधीश यानी कि एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं इस आयोग के जो सुप्रीम कोर्ट के यानी कि उच्चतम न्यायालय के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, तो उनका नाम क्या याद रखेंगे? सर सैयद सगीर अहमद जी याद रखेंगे। क्लियर हो गई बात सभी को? तो ये थोड़ी सी आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। क्लियर है? अपन चले आगे। उसके बाद में यहां से देखिए इनके बारे में और ज्यादा कुछ डिटेल में बात करने की जरूरत हमें है नहीं। नाग से मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। नाग से मतलब यहां पर है नगेंद्र कुमार जैन। क्या नाम याद रखेंगे? नगेंद्र कुमार। नगेंद्र का मतलब जो नागों के इंद्र है, तो नाग से आप पता चल जाएगा आपको। नगेंद्र कुमार जैन, नगेंद्र कुमार जैन या नगेंद्र कुमार जैन जो है इनको अपन एक नाम और बोल सकते हैं शॉर्ट में। इनका नाम है NK जैन। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट में पूछ लेता है अपन को पूरा नाम याद नहीं होता, कई बार पूरा नाम पूछ लेता है शॉर्ट में अपन को याद नहीं रहता। तो ये कुछ चीजें हैं, हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। नगेंद्र कुमार जैन जी है, NK जैन जिनको बोलते हैं। और नगेंद्र कुमार जी जैन जो है याद रखिएगा, ये जैसे कांता कुमार जी भटनागर मद्रास हाईकोर्ट की न्यायाधीश रही है, मुख्य न्यायाधीश, वैसे ही ये नगेंद्र कुमार जी जो है ये भी मद्रास और कर्नाटक के किसके? ये 2 राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। मद्रास प्लस कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
क्लियर है बात सभी को? तो ये मद्रास और कर्नाटक दोनों हाई कोर्ट के क्या रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अगर बात करें मद्रास हाई कोर्ट की कौन रहे हैं, तो कांता कुमारी जी भटनागर, और मद्रास और कर्नाटका के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं वो कौन रहे हैं, नगेंद्र कुमार जैन। जैसे कांता कुमारी जी भटनागर का न्यूनतम कार्यकाल है, वैसे ही अगर बात करें तो इनका जो है वो सर्वाधिक कार्यकाल है। इनका क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष हैं, सर्वाधिक कार्यकाल। तो इनका जो कार्यकाल है वो सबसे ज्यादा है, अध्यक्षों में सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका है, एन.के. जैन साहब का है। क्लियर है? अब देखिए, टांटिया से मतलब है प्रकाश टांटिया, प्रकाश टांटिया। तो प्रकाश जी टांटिया जो है ये आयोग के भी क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। याद रखिएगा, प्रकाश टांटिया क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। और याद रखिएगा, ये प्रकाश टांटिया चौथे नंबर के अध्यक्ष हैं। देखिए, कांता कुमार जी भटनागर, सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जी जैन और प्रकाश टांटिया। और प्रकाश जी टांटिया जो है, याद रखिएगा, झारखंड जो हाई कोर्ट है, कौन, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड हाई कोर्ट के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो याद रखिए न्यायाधीश कौन रहे हैं, प्रकाश टांटिया जी रहे हैं। क्लियर है? चलिए अपन बात करते हैं गोपाल। गोपाल से क्या मतलब है, गोपाल से मतलब है यहां पर है गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण व्यास। तो गोपाल कृष्ण जी जो व्यास हैं वो क्या है, हमारे पूर्व क्या रहे हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अब से पूर्व, अब नए चेंज हो गए हैं 2024 में जून के अंदर। तो याद रखिएगा, पहले कौन थे, गोपाल कृष्ण जी व्यास थे। ठीक है, ये राजस्थान हाई कोर्ट के अध्यक्ष न्यायाधीश रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। याद रखिएगा, तो राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस कौन रहे हैं, गोपाल कृष्ण जी व्यास रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने अब तक के कितने अध्यक्ष हो चुके हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कांता कुमारी जी भटनागर, 2 नंबर सर सैयद सगीर अहमद जी जो सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र अध्यक्ष रहे हैं अब तक के। 3 नंबर है नगेंद्र कुमार जैन यानी कि एन.के. जैन साहब, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है अध्यक्ष के पद पर। 4 है प्रकाश जी टांटिया, ठीक है, ये 4 नंबर के अध्यक्ष रहे हैं। 5 है गोपाल कृष्ण जी व्यास, और 6 नंबर पे गंगा जी का मतलब है अब जो वर्तमान में जो बने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। मैं कहाँ लिख दूं, यहां लिख देता हूं। 6 नंबर के जो अध्यक्ष रहे हैं वो है गंगा, अध्यक्ष रहे क्या, अध्यक्ष है वर्तमान में गंगा राम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी जो है ये 6ठे अध्यक्ष रहे हैं। अब तक के कितने अध्यक्ष रहे हैं, 6वें अध्यक्ष रहे हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने कार्यभार कब संभाला, यानी कि याद रखिएगा 26 जून 2024, 26 जून 2024। ये थोड़ी सी बात आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन चुका है कि जब पदभार ग्रहण किया है तो उसकी भी डेट ये पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा, गंगाराम जी मूलचंदानी जो है ये क्या है, वर्तमान के अध्यक्ष है, वर्तमान के राजस्थान मानवाधिकार आयोग के क्या रह चुके हैं, क्या है, रह चुके नहीं है, अभी वर्तमान में है, क्या है, अध्यक्ष हैं। तो कौन है, गंगाराम जी मूलचंदानी है, गंगाराम जी मूलचंदानी है। 26 जून 2004 लिख दिया क्या, 2024, वर्तमान 2024 से अब है, ठीक है ना, 2024 से वर्तमान तक यही है। तो याद रखिएगा, तो गंगाराम जी मूलचंदानी क्या है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है। तो ये कुछ मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक वापस से रिकॉल करवा देता हूं कि गंगा ने शायद नाग और टांटिया गोपाल को गंगा जी में दिया। ठीक है, गंगा जी में दोनों गए, गोपाल गया और कौन गया, कांता जी गए, और दोनों ने क्या किया, कांता जी ने इनको क्या किया कि ले ये टांटिया और ये ले नाग, और इन दोनों को गंगा जी में क्या कर दो, विसर्जन करवा दो। ठीक है ना, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा इसको सीरियसली मत लेना। ठीक है ना, तो एक अपने को याद रखना, याद रखने के ट्रिक के तौर पर मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारे लिए सामान्य व्यक्ति हैं, पर अपने को याद रखना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि याद रखने के लिए आपके सामने ये ट्रिक रखी है। क्लियर है बात? तो ध्यान से सुनिएगा, ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग के आज तक के जितने भी अध्यक्ष रह चुके हैं उनके बारे में ये बात की गई है। क्लियर है? चलिए अब आगे चलो, अब बात करते हैं अपन सदस्यों की कि सदस्य कौन कौन है। तो देखिएगा, एक स्लाइड और लगेगी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसा कोई है ही नहीं इस मानवाधिकार आयोग के अंदर, या फिर ये आयोग जो है पॉलिटी के अंदर, एकदम इजी कंसेप्ट है। डिपेंड करता है हमारी सोच पर कि हम किस प्रकार से इनको याद करते हैं या फिर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बात करते हैं हम सदस्यों की। मेंबर इनके कौन कौन से रहे हैं,
सदस्य। देखो ज़्यादा तो मेंबर याद रखने की आपको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पर्टिकुलर वीडियो सभी आयोग का अलग अलग, यानी कि एक ट्रिक के थ्रू कि आज तक के कितने सदस्य रहे हैं उनको एक ट्रिक में क्रम से मैं आपको याद करवा दूंगा। पर आज इतना नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले जो प्रथम सदस्य जो रहे हैं, फर्स्ट जो सदस्य रहे हैं, याद रखिएगा कौन रहे हैं। तो आपके जो पहले सदस्य वो रहे हैं अमर सिंह गोदारा। अमर सिंह जी, अमर सिंह गोदारा, ये पहले सदस्य रहे हैं गोदारा। क्लियर है बात सभी को। तो अमर सिंह जी गोदारा जो है 2000 के अंदर, कब 2000 7 जुलाई 2000 से ये अध्यक्ष रहे हैं। कब रहे हैं? 7 जुलाई 2000 से। 2000 में ये अध्यक्ष बने थे जब मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना शुरू किया था। उस टाइम 23 मार्च 2000 से जब कार्य करना शुरू किया था तो उस टाइम से 2000 में ये अध्यक्ष बने थे। 23 मार्च से नहीं बने थे, याद रखिएगा। ये 7 जुलाई से इन्होंने पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। क्लियर है, याद रखें। पर 2000 याद रखिए सन, ठीक है। तो सबसे पहले 2000 में ही कार्य करना शुरू किया था। तो 2000 के अंदर सबसे पहले जो थे कौन थे? अमर सिंह जी गोदारा थे। क्लियर है। अब बात करें, ये वाली चीज है। अब आपको और कुछ याद रखने की जरूरत यहाँ पर है नहीं, कुछ फैक्ट याद करवा देता हूँ, वर्तमान वाले बात करवा देता हूँ। या फिर यहाँ सदस्य के अंदर अगर कुछ फैक्ट की बात करें तो याद रखिए, सर्वाधिक कार्यकाल किनका रहा है? सर्वाधिक कार्यकाल, यानी कि ऐसे कौन से सदस्य हैं जिनका कार्यकाल क्या रहा है? सर्वाधिक रहा है। तो याद रखिए, पुखराज जी सिरवी। क्या नाम यह है? पुखराज जी सिरवी। पुखराज सिरवी, सिरवी, इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है सदस्य के तौर पर। बतौर सदस्य, अध्यक्ष के तौर पर किसका ज्यादा रहा है? एनके जैन साहब का, नगेंद्र कुमार जी जैन का। और सदस्य के तौर पर सबसे ज्यादा किसका रहा है? पुखराज जी सिरवी का। क्लियर है। न्यूनतम कार्यकाल सदस्य के तौर पर किसका रहा है? अब आप सभी याद रख पा रहे होंगे कि सर्वाधिक न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्षा के रूप में किसका रहा? अध्यक्ष के रूप में किसका रहा है? तो आप बता सकते हो मेरे को कि अध्यक्षा है जिनका नाम है कांता कुमारी जी भटनागर, उनका तो अध्यक्ष के रूप में रहा है। और सदस्य के रूप में न्यूनतम किसका रहा है? नमो नारायण जी मीणा। नमो नारायण जी मीणा, नमो नारायण जी मीणा का रहा है। क्लियर है बात सभी को। तो नमो नारायण जी मीणा का कार्यकाल सबसे कम रहा है, याद रखिएगा। ये 3 फैक्ट याद रख लोगे, काफी है, कम चल जाएगा अपना, ठीक है। चलिए, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 1+2 का कंसेप्ट है 2006 से। आपको पता है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष तो हमने देख लिया, गंगाराम जी मूलचंदानी साहब है, और जिन्होंने 26 जून 2024 से कार्यभार ग्रहण कर लिया है और वर्तमान में चल रहा है उनका, ठीक है। तो इनका जो वर्तमान जो सदस्य अब वर्तमान में जो है इस आयोग के, वो है रामचंद्र सिंह झाला। रामचंद्र सिंह झाला, झाला नहीं है, झाला, रामचंद्र सिंह जी झाला। और अगर बात करें दूसरे जो सदस्य रहे हैं वो कौन रहे हैं? याद रखिए, अशोक जी गुप्ता। अशोक, न्यायमूर्ति अशोक गुप्ता, अशोक गुप्ता, ये वर्तमान के दोनों अध्यक्ष हैं। सॉरी, अध्यक्ष क्या, सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? गंगाराम जी मूलचंदानी। सदस्य कौन है वर्तमान के? ये रामचंद्र जी झाला और अशोक जी गुप्ता है। क्लियर है बात सभी को। तो ये कुछ फैक्ट जो थे वो हमने पढ़े हैं। एक इनका स्टेटमेंट और याद रखिएगा, एच एल दत्तू का एक स्टेटमेंट आता है कि आयोग जो है, मानवाधिकार आयोग जो है वो क्या है, इस आयोग को क्या संज्ञा दी है इन्होंने? याद रखिएगा, इन्होंने बोला है कि दंतहीन बाघ है। दंतहीन बाघ, यानी कि जिस बाघ के दांत नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला कागजी शेर है, कागजी शेर है। ध्यान से सुनिएगा, एच एल दत्तू ने क्या बोला है इस आयोग के बारे में, इनका स्टेटमेंट है। ये पूछा गया है, क्वेश्चन है कि किसने मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ और कागजी शेर की संज्ञा दी है? तो याद रखिएगा, एच एल दत्तू साहब ने दी है। इन्होंने क्या बोला कि जो मानवाधिकार आयोग जो है ये एक तरीके से इसके पास पावर तो बहुत सारी दे दी, पर वो पावर नहीं दी जो इनको वास्तव में देनी चाहिए थी। ये केवल जांच तो कर सकता है कि बड़े पैमाने पर जांच कर सकते हैं, ठीक है। दिखने में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आयोग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक्ट के अंदर इसमें धाराएं भी जोड़ दी, इनको पावरफुल भी बना दिया। जस्टिस है एक तरीके के, इनके अंदर अध्यक्ष भी है, वो भी एक न्यायमूर्ति है, ठीक है ना, हाई कोर्ट के। समझ रहे हो बात मेरी को, ठीक है। वो चीफ जस्टिस के तौर पर सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो वो चीफ जस्टिस इस आयोग के अंदर है। यानी कि तीनों जो
मेंबर इसके अंदर है वो सारे के सारे चीफ जस्टिस है, न्यायाधीश हैं। तो न्यायाधीश हैं तो ये न्यायाधीश अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो उसी तरीके इन्होंने बोला है कि बाघ का कंसेप्ट एक तरीके से बड़ा ही मानते हैं, खूंखार आदमी, तो इसके अंदर खूंखार आदमी जरूर है पर उनके पास दांत नहीं है। इसका मतलब वो दिखावे के हैं। मतलब बात सीधा सा कंसेप्ट ये है कि इन्होंने ये बोला कि इस आयोग को पावर नहीं दी गई है, जितनी पावर देनी चाहिए उतनी पावर नहीं दी है, केवल दिखाने वाले दांत ही नहीं दी, दंतहीन है। बाघ तो है, शक्तिशाली तो है, परंतु उसके पास दांत नहीं है, ये काट नहीं सकता, ये दंड नहीं दे सकता, सजा नहीं दे सकता, फिर मतलब क्या बाघ का। तो इन्होंने ये संज्ञा दी कि दंतहीन बाघ है, दांत नहीं है, काट नहीं सकता किसी को भी, सजा नहीं दे सकते, दंड नहीं दे सकते, कागजी सिर है। यानी कि कागजी सिर का मतलब जो केवल दिखता तो खूंखार है परंतु वो बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। सेम वैसी ही सिचुएशन इसके अंदर बताई गई। तो अचल दत्तू साहब को याद रखिएगा, इन्होंने बोला है कि दंतहीन बाघ और कागजी शेर जो है वो इस आयोग को बताया इन्होंने। तो ध्यान से ये भी कंसेप्ट इनका एक याद रखिए, स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आज हमने क्या देखा, फैक्ट के बारे में देखा। तो इतना ही था, कुछ और ज़्यादा तो है चीज़ें नहीं, परंतु अगर आप चाहो तो एक बार ब्रीफली रिवीजन मैं करवा देता हूँ। अगर आपका थोड़ा सा एक माइंडली अगर आप प्रिपेयर हो तो मैं एक बार फिर से आपको पूरा का पूरा जो है वो राज्य मानवाधिकार की एक बार शेयर करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो मेरे साथ अगर आप बोल पा रहे हो तो बोलिएगा भी जरूर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को आया, 1993 को आया, और वैश्विक स्तर पर इस आयोग का गठन किया गया 10 दिसंबर 1948 को किया गया। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो आया था उसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया, और वो कब किया गया, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया, ठीक है। और उसके चलते बाद में राजस्थान सरकार ने कब किया था, 18 जनवरी 1999 को, ठीक है, इन्हें गठन कर दिया था। और उसके बाद में कार्य करना कब प्रारंभ किया, 23 मार्च 2000 को कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। क्लियर है। अब इस आयोग के अंदर अध्याय 5 है और अध्याय 5 के अंदर धारा 21 से 29 तक दी गई है। क्लियर है बात सभी को। ये एक सलाहकारी निकाय है, ये एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका उल्लेख संविधान के अंदर किया जाता है, पर ये जो आयोग जो है इसके अंदर जो धाराएं जोड़ी गई है, आयोग जो जोड़ा गया है वो एक एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है, संसद के द्वारा पारित किसी एक्ट के थ्रू क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसलिए ये सांविधिक या वैधानिक निकाय, कानूनी निकाय मान सकते हैं अपन इसको। क्लियर है। चलिए अपन बात करें बाद में इसके अंदर धाराओं की अगर बात करते हैं तो धाराएं 21 धारा जो 21 है इसके अंदर उप धाराएं 4 बताई गई है। आप 21 के अंदर अगर इन सभी को कनेक्ट करके पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डीपली मेरे हिसाब से जाएगा नहीं। क्लियर है। तो 21(1) स्लॉट में क्या दिया गया है तो याद रखिएगा 21(1) में दिया गया गठन कब हुआ, 18 जनवरी 2000 को। और इसने बोला है कि इसका नाम क्या होगा, राज्य मानवाधिकार आयोग इसका नाम होगा। गठन और नाम की बात की गई है 21(1) के अंदर। इंप्लीमेंट कब होगा, 23 मार्च 2000 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। 21(2) के अंदर बताया गया, 2 के अंदर यानी कि 2 मेंबर है। तो मैंने बोला था आपको जब 2 मेंबर है वो किसके अंदर आता है, संरचना में। तो 21(2) का मतलब मेंबर, तो 2 मेंबर किसमें होंगे, इसके अंदर स्ट्रक्चर पहले थी जब इस आयोग का गठन किया गया था उस टाइम 1+4 का कंसेप्ट था, और उसके बाद में 2006 में इसमें अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और 1+2 का कंसेप्ट आया जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा, जो हाई कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे। और 2019 से इसको इंप्लीमेंट करके, संशोधित करके इसमें बताया गया कि कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, जरूरी नहीं है चीफ जस्टिस ही हो, मुख्य न्यायाधीश हो हाई कोर्ट का, ये जरूरी नहीं है अध्यक्ष पद के लिए। दूसरा, सदस्य कौन होंगे, सदस्य हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त या वर्तमान के न्यायाधीश हो सकते हैं, जिला के सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश हो सकते हैं, उनको 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। क्लियर है बात सभी को, जिला वालों के लिए। ये बात हमने देखा 21(2) के अंदर। 21(3) में हमने क्या देखा, 21(3) में हमने देखा सचिव के लिए, तो सचिव IAS रैंक का होना चाहिए। जो सचिव जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। 3 सचिव में 3 थे, वो मैंने आपको बता रखा है। 21(4) में हमने मुख्यालय के बारे में देखा। राज्य सरकार जो है वो क्या अधिसूचना के द्वारा किसी भी स्थान को मुख्यालय घोषित कर सकती है, और आज मुख्यालय जो है वो जयपुर के अंदर है। क्लियर है। 21(1), 2, 3, 4 के बारे में बात कर ली। 22 के अंदर बात करें तो नियुक्ति की बात की गई। 21(1) में यह बताता है कि जो इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं और चयन समिति की सिफारिश पर करते हैं, जिसमें 6 सदस्य हैं। जिन राज्यों के अंदर विधान परिषद है उसके अंदर 6 सदस्य होंगे, और जिनके अंदर केवल एक विधानसभा है उसके अंदर केवल 4 सदस्य होंगे। जिसमें मुख्यमंत्री क्या होगा, हेड होगा, गृह मंत्री होगा, या हेड का मतलब अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री होंगे उसके अंदर, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, और विधानसभा के विपक्ष के नेता भी होंगे, ठीक है। अब अगर बात करें विधान परिषद जिन राज्यों में होगी तो उनमें विधानसभा का सभापति हो जाएगा और विपक्ष का नेता हो जाएगा।
इस प्रकार से 6 सदस्य बताए गए थे। उसके बाद में अगर बात करें तो 21(2) के अंदर बताया गया कि अगर चयन समिति के अंदर कोई भी सदस्य अगर उपस्थित नहीं है या वो पद खाली है चयन समिति में से, जो 6 सदस्य आपको बताए गए थे उनमें से कोई भी पद अगर खाली है तो उस खाली पद के बावजूद भी अगर किसी अध्यक्ष और सदस्य का अगर चयन कर दिया जाता है तो वो मान्य होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दो कि उसमें तो एक सदस्य कम था और आपने अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त कैसे कर दिए, तो ये विधि मान्य है, ऐसा नहीं है, अविधि मान्य नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 22(2) में देख लिया हमने, 22(1) में नियुक्ति और 22(2) में वो रिक्ति वाला बताया गया कि रिक्त होंगे तो भी मान्य है। नेक्स्ट बात करें 23 के अंदर, 23 के अंदर इनके हटाने की बात की है। 23(1) में कहा गया है कि त्यागपत्र ये राज्यपाल को संबोधित करके देंगे। त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायाधीश जो है वो जांच करेंगे और उस जांच के आधार पर अगर वो कार्य करने में असक्षम है और कदाचार से लिप्त पाए जाते हैं तो उनको राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। किसकी जांच पर? सुप्रीम कोर्ट की जांच पर। और सुप्रीम कोर्ट का जो जांच का जो दायरा होगा वो 23(2) के अंदर लिखा गया। उसमें बताया गया कि अगर मानसिक रूप से कार्य करने में अस्वस्थ है तो भी इनको हटाया जा सकता है, और शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में अस्वस्थ है तो भी हटाया जा सकता है। दिवालिया है, लाभ के बद पर है, या फिर किसी भी कारावास या फिर इसको सजा मिल गई है तो भी उनको पद से हटाया जा सकता है। ये बात की गई 23 के अंदर। ठीक है, हटाना राष्ट्रपति हटाएंगे, त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। 24 के अंदर बात की गई है कार्यकाल की, तो कार्यकाल इनका है 3 वर्ष और 70। ठीक है, 3 साल तक रहेंगे और 70 वर्ष की उम्र तक रहेंगे। ये बात की गई 2019 में जो संशोधन अधिनियम आया था उसके तहत ये जोड़ा गया 3-70 का कंसेप्ट। पहले क्या था? पहले था 5 और 70 का कंसेप्ट था। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 25 के अंदर। बात करें तो 25 के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष की बात की गई है। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, उसने त्यागपत्र दे दिया या पद पर मृत्यु हो गई तो राज्यपाल महोदय जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष जो है उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। उन्हीं सदस्यों में से किसी सदस्य को उसका नियुक्ति कर सकते हैं। अगर अध्यक्ष काम करने में असमर्थ है, असमर्थ का मतलब मान सकते हो आप है कि वो छुट्टी पर हो, 5-10 दिन की छुट्टी पर हो, या फिर वो बीमार हो गया हो, ठीक है, किसी कारण से, तो वो पद क्या है? रिक्त एक तरीके से। तो राज्यपाल महोदय किसी सदस्य को उसके कार्यवाही को संचालन करने के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं किसी सदस्य को। चलिए 25 हो गया। अब बात करते हैं 26 के बारे में। 26 के बारे में अगर बात करें तो सचिव की बात की गई है, और उसमें बोला है कि अधिकारी और कर्मचारियों की बात की गई है। तो उसने बोला है कि कर्मचारी और अधिकारी जो है वो क्या होंगे? सचिव होगा, एक हाईएस्ट रैंक का होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। पुलिस अधिकारी में क्या होगा? कौन से स्तर का होगा? पुलिस महानिरीक्षक स्तर के होंगे। खुद की जांच एजेंसी होती है जिसमें एक पुलिस अधिकारी होगा, और वो पुलिस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक रेंज का होगा। ये बात ध्यान रखिए। और आयोग के तकनीकी और वैज्ञानिक कार्य करने के लिए राज्य सरकार जो है वो क्या करेगी? इनको कर्मचारी उपलब्ध करवा देगी। ये बात लिखी गई थी। ठीक है, 28 में ये बात की गई थी। 28 में क्या कहा गया था? 28 में कहा गया था कि ये अपनी रिपोर्ट जो है, वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल महोदय को उपलब्ध करवाएंगे। बस इतनी सी बात है। उसके बाद में हमने क्या देखा था? इसकी शक्तियां की बात की थी। जो मेन फैक्ट है वो बता देता हूँ। 1 साल से ज्यादा के अगर मामले हैं तो उनको ये आयोग जांच नहीं कर सकेगा। और कागजी शेर और दंतहीन बाघ की संज्ञा HL दत्तू साहब ने दी थी। और क्या बताया था मैंने? और बस इतनी चीज थी। अध्यक्ष के बारे में हमने देखा। सबसे पहले अध्यक्ष कांता कुमार जी भटनागर है, एकमात्र महिला अध्यक्षा रही है, और पहली अध्यक्षा भी यही रही है। 2000 से इन्होंने कार्यभार संभाला था, 23 मार्च 2000 से, तो ये ध्यान रखिएगा। और हमने क्या देखा? ये मद्रास हाईकोर्ट की अध्यक्ष भी रही है। दूसरी हमने देखा सर सैयद सगीर अहमद जी देखा, जो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। और उसके बाद में हमने नगेंद्र कुमार जी जैन, NK जैन जिनको बोलते हैं, सर्वाधिक कार्यकाल रहा, मद्रास और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्रकाश टांटिया जी हैं जो झारखंड हाईकोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण जी व्यास जो राजस्थान हाईकोर्ट के क्या रहे हैं? न्यायाधीश रहे हैं। उसके बाद में वर्तमान के अंदर गंगाराम जी मूलचंदानी है जो 6 नंबर के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और अगर बात करें, मैं एक चीज और अगर आपको बताना चाहूँ तो बताऊंगा आगे, तो ध्यान रखिएगा। सदस्य अब वर्तमान के अंदर क्या है? गंगाराम जी मूलचंदानी वर्तमान के अध्यक्ष हैं, और 26 जून 2024 से इन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब तक कंटिन्यू रहेगा इनका। और वर्तमान के जो सबसे पहले सदस्य अमर सिंह जी गोदारा है, और ये कार्यवाहक अध्यक्ष भी, सबसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष भी कौन रहे हैं? याद रखिएगा, अमर सिंह जी गोदारा जो है वो सबसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, HR कुड़ी जो है वो भी कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं? अमर सिंह जी गोदारा रहे हैं। HR कुड़ी भी रहे हैं, ठीक है, जगत सिंह जी भी रहे हैं, ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख देता हूं आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष, आज जो 1-2 याद रख लीजिएगा, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। कार्यवाहक अध्यक्ष याद रखिएगा। सबसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? अमर सिंह जी है, अमर सिंह जी गोदारा। और उसके बाद में याद रखें तो जगत सिंह जी याद रख लीजिए, जगत सिंह जी।
और उसके बाद में अगर याद रखना चाहो तो HR कोडी याद रख लीजिए, HR कोडी। तो ये कुछ दिन हो सकता है कि आपको अध्यक्ष दे दें, इनमें से अध्यक्ष दे दें और एक कार्यवाहक अध्यक्ष दे दें और पूछ लें कि निम्न में से कौन कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अमर सिंह जी, जगत सिंह जी और HR कोडी साहब ये कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं। सदस्य मैंने आपको बता ही दिया, पहले सदस्य हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले सदस्य को सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज जी सिरवी है, न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण जी मीणा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आयोग कंप्लीट हो चुका होगा। दोस्तों एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जीवन के अंदर परिस्थितियां कैसी भी हो, हताश नहीं होना है। अगर आप हताश हो गए तो उसी टाइम आपका मनोबल टूट जाएगा, और जिस दिन मनोबल टूट जाएगा तो उस दिन आपको कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा और आपको कोई भी दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती है। तो आपको जीतने के लिए आपको आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, हार जीत होती रहती है, इन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पर अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहना है। तभी आप किसी भी मुकाम को या फिर अपनी सफलता को हासिल कर सकते हो। दोस्तों आप सभी जानते होंगे गीता के अंदर साफ लिखा हुआ है कि आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि फल देने वाला ऊपर बैठा है। तो आप उस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और जब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती है। और हरा भी दे को कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि हम हताश हो जाते हैं, हमें मात खानी भी पड़ जाती है। तो उस चीज़ से आप एक सबक लीजिए कि हमने जो पीछे कमियां की है या फिर हमसे जो भूल रही है, हमसे जो चूक रही है, हम उनको आगे आने वाले भविष्य में वो भूलें और जो चूके हैं वो सुधारें, और सुधार करके हम एक नई ऊर्जा और एक नई उत्साह के साथ अपने जीवन पथ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो सफलता किसी भी, वो कहते हैं ना, सफलता इतनी दूर भी नहीं है या किसी चीज़ की मोहताज नहीं है कि आपको सफल होने से रोक ले। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, अपने हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए और एक नई ऊर्जा और एक उत्साह के साथ हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। और अगर वो कहते हैं ना, अगर क्या हुआ मंजिल ना मिली तो कम से कम चलने का हुनर तो सीख ही जाऊंगा, तो ऐसे मोटिवेट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी में परिस्थितियाँ चलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, तो उससे से हताश बिल्कुल नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन शानदार लगा होगा। अगर शानदार लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल एक नए आयोग की तरफ, जिसमें RPC के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर सारे फैक्ट जो है 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।